नमस्कार, आप सबका स्वागत है सीईटी के ऑनलाइन सेशन में। साइंस की क्लासें चल रही है। अगला टॉपिक है बहुलक। बहुलक क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। तो छोटी छोटी इकाइयां यानी एकलक या मोनोमर मिलकर, मतलब माना कि ये हाथ है, इस हाथ की एक एक अंगुलियां मिलकर पूरे हाथ का निर्माण कर रही है। वैसे वैसे बहुलक में छोटी छोटी इकाइयां यानी सीधा सी बात है मोनोमर्स या एकलक कहते हैं उनको, एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं। तो बहुलक का मतलब यही होता है कि छोटी छोटी इकाइयां या एकलक या मोनोमर, इसी एकलक को बोलते हैं मोनोमर। ये मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। तो इसी परिभाषा हो गई कि छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बृहत बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, बहुलक कहलाता है। या एकलक या मोनोमर मिलकर एक बहुलक का निर्माण करते हैं। ऐसी परिभाषा देखते हैं बहुलक की परिभाषा। अनेक छोटी छोटी इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति करने के बाद वृहत अणु का निर्माण करते हैं, बहुलक कहलाते हैं। और बहुलक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण या पॉलीमराइजेशन। फिर इन छोटी छोटी इकाइयां जिनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है उन्हें एकलक या मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। सभी बहुलक वृहत अणु होते हैं। बहुलक कोई छोटी छोटी इकाई नहीं होती, बहुत ही बड़े वृहत अणु होते हैं। और इन सभी वृहत अणु में बहुलक हो ये आवश्यक नहीं है। यानी सीधी सी बात है, सभी वृहत अणु बहुलक है ये जरूरी नहीं है। कुछ छोटी बहुलक के अंदर भी कुछ छोटी छोटी इकाइयां हो सकती है क्योंकि वृहत अणु में छोटी छोटी इकाइयों की पुनरावृत्ति हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। अब देखिए उदाहरण, एक एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीथीन का। पॉलीथीन एक बहुलक है और ये पॉलीथीन बनता कैसे है, एथीन के बहुलक से। तो एथीन जब बार बार मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीथीन का बहुलक बन जाएगा। तो एथीन का फॉर्मूला होता है माना कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब जैसे ही आप इसका बहुलकीकरण करोगे, पॉलीमराइजेशन करोगे, तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये लंबी श्रृंखला हो जाती है और क्या निर्माण हो जाएगा, बहुलक का या पॉलीथीन का निर्माण हो जाएगा। तो बहुलक का मतलब होता है कि छोटी छोटी इकाई, एक छोटी इकाई थी, इन छोटी छोटी इकाइयों के बार बार पुनरावृत्ति से एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है, वृहत इकाई का निर्माण होता है और वो बहुलक का निर्माण करते हैं। और ये एग्जाम्पल किसका हो गया, पॉलीथीन का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करते हैं बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के हो सकते हैं। देखो ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपको बहुलक इसमें से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि मैंने इसमें सारे कंटेंट शामिल कर लिए। पहला, बहुलक स्रोत के आधार पर यानी किससे प्राप्त हो रहे हैं। तो स्रोत प्राकृतिक हो सकते हैं। दूसरा, अर्ध संश्लेषित हो सकते हैं, मतलब कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानव का भी इसमें योगदान है। और तीसरा, संश्लेषित बहुलक। तो तीन प्रकार से अपन स्रोत के आधार पर बांट सकते हैं। स्रोत के आधार पर बांटते हैं तो अपन रिसोर्सेज के आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा अर्ध संश्लेषित और तीसरा संश्लेषित। प्राकृतिक, दूसरा हो गया अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक, और तीसरा हो गया संश्लेषित या सिंथेटिक। देखिए जो प्राकृतिक बहुलक होता है, उस प्राकृतिक बहुलक की खास बात क्या है कि ये सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं। सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं, यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे, जंतु से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये जो बहुलक होते हैं प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, स्टार्च, मंड। अर्ध संश्लेषित प्राप्त तो किससे होंगे, प्रकृति से ही होंगे, एनवायरमेंट से ही प्राप्त होंगे, लेकिन प्राप्त होने के बाद में उसमें कुछ उन्नयन किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है, उसका और अधिक मजबूत बनाया जाता है और अधिक परिसंस्करण किया जाता है। किसके माध्यम से, मानव के द्वारा। माना कि आप चीज देखो, चमड़ा, चमड़ा किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। और उस चमड़े को डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते, तो उस चमड़े को क्या करते हैं, परिमार्जन करते हैं, परिसंस्करण करते हैं, तो अब उसको यूज ले सकते हो आप, क्योंकि वो अच्छा मजबूत, प्रत्यास्थ वगैरह अच्छा होता है। तो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं, लेकिन उसके बाद में मानव द्वारा उसे और अधिक परिमार्जन या परिसंस्करण किया जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तीसरा, संश्लेषित, यानी पूर्ण रूपेण कौन बनाता हो, मानव बनाता हो। ऐसे क्या ऐसे जो बहुलक है वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित या सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। देखिए प्राकृतिक बहुलक, वैसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ये पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, कपास। यहां ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा प्रश्न ये भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है या है, तो ध्यान रखना, कपास, सिल्क,
सिल्क, सिल्क होता है, ध्यान रखना, रेशम। ऊन, रबर, सेलुलोज, पेड़ पौधों का जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी थी, कागज भी सेलुलोज है। स्टार्च, ग्लाइकोजन इत्यादि प्राकृतिक बहुलक के एग्जाम्पल है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम है, ध्यान रखिएगा। कपास, रेशम, ऊन, रबर, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब कैसे होते हैं, प्राकृतिक बहुलक होते हैं। जूट, ये भी कैसा है, प्राकृतिक बहुलक है। अर्ध संश्लेषित प्राप्त तो किससे होते हैं, प्रकृति से होते हैं, लेकिन इनका प्रयोगशाला द्वारा गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। मानव द्वारा उसको लेने के बाद में गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, उसे डायरेक्ट यूज नहीं ले सकते हो। तो कौन कौन से उसके एग्जाम्पल हो गए, जैसे गन कॉटन, कॉटन है लेकिन कॉटन को नाइट्रोजन के साथ में क्रिया करवाते हैं तो उसे बोलते हैं गन कॉटन। सेलुलोज के नाइट्रो व्युत्पन्न होते हैं। सेलफोन, सेलोफोन, लेदर, लेदर का मतलब चमड़ा, सेलुलोज डाई एसिटेट, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक। एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा, निम्न में से अर्ध संश्लेषित रेशे या अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन से, रेशे नहीं बहुलक। तो बहुलक कौन से होते हैं, अर्ध संश्लेषित में गन कॉटन, सेलोफोन, लेदर, सेलुलोज डाई एसिटेट, ये सारे के सारे अर्ध संश्लेषित या सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर या संश्लेषित बहुलक कौन से होते हैं, ऐसे बहुलक जो सीधे मानव बनाता है, रसायनों के माध्यम से बनाता है तो मानव निर्मित होते हैं, ऐसे बहुलक संश्लेषित बहुलक होते हैं। कौन कौन से, आपने सब जिंदगी में जो भी पढ़ा है, जैसे पीवीसी पढ़ा है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन पढ़ा है, पॉलिस्टर पढ़ा है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल पढ़ा है, पान पढ़ा है, वो सारे के सारे क्या है, नाइलॉन पढ़ा है, ये संश्लेषित बहुलक है। तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपेलिन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरिन हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीब्यूटाडाइन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, टेफ्लॉन, टेरिलिन, ये सब के सब क्या है, संश्लेषित बहुलक है। इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है। अब दूसरा प्रकार देख लो आप, ये तो स्रोत के आधार पर हुआ। दूसरा प्रकार है संरचना के आधार पर। देखो कोई तो पॉलीमर बिल्कुल सीधे होते हैं, कुछ शाखित होते हैं इस प्रकार से, और कुछ तिर्यक बंध बनाते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे जो सीधे रेखित संरचना में होते हैं रेखिक बहुलक कहलाते हैं। तो ऐसे धागे नुमा संरचना होती है, इनमें लंबी श्रृंखला एक दूसरे के ऊपर निबिड़ संकुलन बनाती, एक दूसरे के ऊपर निबिड़ संकुलन बनाती है। इनमें तनन सामर्थ्य एवं गलनांक क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है। इनका घनत्व भी क्या होता है, उच्च होता है। एग्जाम्पल, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन 6, पॉलिस्टर, ये सारे के सारे रेखिक बहुलक के नाम से याद रखिएगा। रेखिक बहुलक एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि रेखिक बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा है, श्रृंखला बहुलक का एग्जाम्पल कौन सा। रेखिक बहुलक की खास बात क्या, धागेनुमा संरचना, घनत्व उच्च, गलनांक उच्च, सामर्थ्य उच्च। सामर्थ्य कौन सा, तनन सामर्थ्य यानी खींचाव में। एग्जाम्पल कौन से, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन 6, पॉलिस्टर, ये सारे रेखिक बहुलक है। दूसरा शाखित बहुलक। शाखित श्रृंखला बहुलक मतलब श्रृंखला है लेकिन उसमें शाखाएं हैं, इस प्रकार की शाखाएं हैं। वो कौन से, ऐसे बहुलक जिनमें लंबी श्रृंखलाओं के साथ साथ में पार्श्व श्रृंखला भी बनी होती है। ये पार्श्व श्रृंखला भी बनी होती है जिसके कारण इन्हें शाखित श्रृंखला बहुलक कहते हैं। ये श्रृंखला समान तथा भिन्न अणुओं की हो सकती है। एग्जाम्पल, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। ये ध्यान रखना, ग्लाइकोजन प्राकृतिक बहुलक है लेकिन कैसा है, ये शाखित श्रृंखला बहुलक है। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। तिर्यकबद्ध बहुलक, इस प्रकार के बहुलक में लंबी श्रृंखला तो होती है लेकिन इनके मध्य तिर्यक बंध पाए जाते हैं, तिर्यक तिरछे तिर्यक बंध पाए जाते हैं। इन बहुलकों में हाइड्रोजन बंध हो सकते हैं, सल्फर सल्फाइड बंध हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे, जैसे हाइड्रोजन बंध हो सकता है, कोई हाइड्रोजन किसी अन्य से जुड़ा है, तो ये बंध बनाकर एक तिर्यक संरचना का टेढ़ी तिरछी मिर्ची एकदम बहुत गांठ नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। अब इनकी खास बात क्या, ये बहुलक किसी भी प्रकार के विलायक में घुलते नहीं है, किसी भी विलायक में नहीं घुलते हैं, और ये विलायक स्वयं को ही अवशोषित कर लेते हैं, विलायक स्वयं को ही ग्रहण कर लेते हैं। एग्जाम्पल, बेकेलाइट और मेलामीन। बेकेलाइट और मेलामीन ये कैसे है, तिर्यकबद्ध बहुलक होते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो ऐसा मानता हूं कि एग्जाम में बनने के सर्वाधिक चांसेस ही इसी के ही हैं। तापमान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो तापमान मिलते ही बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं, गल जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जिन पर फर्क पड़ता है उन्हें बोलते हैं ताप सुगम्य या थर्मोप्लास्टिक। ताप सुगम्य या थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। और ताप दृढ़ यानी ताप का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, सॉरी थर्मोसेटिंग। तो देखो ताप सुनम्य यानी ताप ग्रहण करने के बाद मुलायम लचीले हो जाते हैं और इनको वापस बना सकते हैं। आपने देखा होगा प्लास्टिक के बर्तन को आप गलाकर वापस प्लास्टिक का बर्तन बना सकते हो। इन बहुलकों को गर्म करने पर मृदुल यानी मुलायम और ठंडा करने पर वापस कठोर हो जाते हैं। बचपन में आपने पॉलीथीन को जलाकर कुछ चीजें चिपकाई होगी, क्योंकि गर्म होने पर तो मुलायम और बाद में ये कैसे हो जाती कठोर। इस प्रक्रम को बार बार दोहराया जाता है और यही कारण है कि इन बहुलकों को बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। यानी एक बार प्लास्टिक का बर्तन बनता है तो उसे आप वापस गलाकर प्लास्टिक का बर्तन बना सकते हो। इन्हें बार बार उपयोग में लिया जा सकता है, किसको, ताप सुनमी या थर्मो प्लास्टिक को। एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक की जो थैलियां होती उनको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। पॉलीस्टाइरीन है। ये सारे सारे कैसे होते हैं, रेखिक बहुलक होते हैं, इनका बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। ताप दृढ़ मतलब थर्मोसेटिंग, एक बार सांचे में डाल दिया तो उसको आप आकार परिवर्तन नहीं कर सकते, वो बाद में तो टूटेगा ही टूटेगा, भंगूर हो जाएगा वो। इस प्रकार के बहुलक को एक बार आकृति देने के बाद में बार बार आकृति नहीं दी जा सकती है, अतः इन्हें बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। इनमें विभिन्न प्रकार के तिर्यक बंध पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कठोर, अगलनीय, अविलयशील होते हैं। उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट, मेलामिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि निम्न में से ताप दृढ़ बहुलक कौन सा है, तो बेकेलाइट और मेलामिन ये दोनों रट लेना MTR, मुझे तो रटो, एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा। ये बेकेलाइट तो या इतना फेवरेट होता है बहुलकों में, पूछिए मत आप। बेकेलाइट, मेलामिन, टेफ्लॉन भी होता है, ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन। अगला है ऐसे बहुलक, अब कुछ और अपघटन के आधार पर, तीसरा टाइप हो गया अपघटन के आधार पर, डिसॉल्विंग के आधार पर। तो अपघटन के आधार पर दो प्रकार के ऐसे जैव बहुलक, जैव निम्नीकृत बहुलक, और तीसरा हो गया अजैव निम्नीकृत बहुलक। ऐसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलक जो जीव जंतु और वनस्पतियों में पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं जैव बहुलक। जीवों में पाए जाते हैं जैव बहुलक, पेड़ पौधों में या फिर जंतुओं में पाए जाएंगे, जैसे न्यूक्लिक अम्ल हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ये सारे के सारे जैव बहुलक है। बायोपॉलीमर है, ये स्वतः ही प्रकृति में नष्ट हो जाते हैं। जैव निम्नीकृत बहुलक तो ये कौन से होते हैं, वे प्राकृतिक या संश्लेषित बहुलक जो जीवाणुओं से नष्ट हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक कहलाते हैं। वापस देखो, जैव निम्नीकृत का मतलब होता है ऐसे बहुलक जो जीवों द्वारा यानी जीवाणुओं द्वारा, इनके माध्यम से, सूक्ष्म कणों द्वारा, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं, जैव निम्नीकृत कहलाते हैं। जैसे एक पेड़ की पत्ती गिरी, अब उस पेड़ की पत्ती को नष्ट करता कौन है, ये जीवाणु वगैरह नष्ट करते हैं, वापस मिट्टी में मिलाते हैं, कहते हैं कि मिट्टी के बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो ये बात यहां से सिद्ध होती, ध्यान रखिएगा। एक पशु या अपन जब भी डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। सारे जो पोषक तत्व थे, कैल्शियम, नाइट्रोजन वगैरह मिट्टी में मिल जाते हैं, वापस पेड़ पौधे उसे सोखते हैं और वापस एनवायरमेंट में आता है, फिर पेड़ पौधे को पशु खाता है, फिर वापस मिट्टी में मिलता है। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो मिट्टी के बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे, पर ये ध्यान रखना, उसके लिए जब सर्वाइव करना, जीवन जीना है, तो उसके लिए पढ़ाई आवश्यक है। अभी अजैव निम्नीकृत बहुलक वे संश्लेषित बहुलक जिनका जीवाणु द्वारा विघटन नहीं हो सकता है, अजैव निम्नीकृत बहुलक कहलाता है। यानी प्लास्टिक वगैरह को जीवाणु भी नहीं मार सकते हैं। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, टेरिलीन, ये सारे के सारे अजैव निम्नीकृत है। इनका विभाजन, इनका अपघटन जीवाणुओं के माध्यम से नहीं होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बहुलक किस किस के बने होते हैं, तो देखो पॉलीमर, पहला है पॉलीथीन। पॉलीएथीन यानी एथीन का बहुलक होता है पॉलीथीन, बस लाइन यही याद रखना है। यह एथीन या एथिलीन का बहुलक होता है। इसका उपयोग खिलौने,
प्लास्टिक की थैलियां, बैग, घरेलू बर्तन इत्यादि में किया जाता है। दूसरा पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है पॉली वाइनिल क्लोराइड। यानी सीधी सी बात है, वाइनिल क्लोराइड के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। तो ये वाइनिल क्लोराइड के बहुलक होते हैं, इनका उपयोग सूट, बर्तन, विद्युत केबल इत्यादि बनाने में किया जाता है ना, पीवीसी का पाइप है ये। तो फिर है पॉलीप्रोपिलीन, प्रोपिलीन इसका मतलब ये किसके बहुलक है, प्रोपीन के बहुलक होते हैं। इनका उपयोग, तंतुओं का उपयोग कारपेट बनाने में, रस्से बनाने में, और फिशिंग नेट मतलब जो मछुआरे रखते हैं फिशिंग नेट, मछलियों को पकड़ने वाला जाल, उसमें किया जाता है। पॉलीस्टाइरीन, देखो स्टाइरीन किसका बहुलक है, स्टाइरीन का बहुलक है, तो पॉलीस्टाइरीन ये स्टाइरीन का बहुलक है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतलें एवं सेलों के, सेल होता है, सेल के बाहर जो होता है वो पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं। स्टाइरीन का मतलब होता है बेंजीन या फिनॉल, फिनॉल के क्या होते हैं, बहुलक होते हैं। नियोप्रीन, ध्यान रखना संश्लेषित रबड़ है नियोप्रीन, ये क्लोरोप्रीन का बहुलक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नियोप्रीन किसका बहुलक है तो संश्लेषित रबर, लेकिन किसका बहुलक है तो क्लोरोप्रीन का बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलक है। इसका उपयोग पेट्रोल पंप के पाइप बनाने में, सीट कवर बनाने में, जूते, पर्स, बेल्ट इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो नियोप्रीन किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन ध्यान रखना टेट्रा फ्लोरोएथीन का बहुलक होता है, टेट्रा फ्लोरोएथीन का, या फिर इसको बोलते हैं PTFE, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, PTFE। तो इसका उपयोग नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन, मतलब जो कुकर वगैरह होते हैं उसके ऊपर जो पकड़ने का जो डंडा होता है, तो इसका टेफ्लॉन का बना होता है। टेफ्लॉन कैसा होता है, थर्मोसेटिंग होता है, ध्यान रखना। थर्मोसेटिंग का मतलब होता है एक बार सांचे में डाल दिया तो बार बार सांचे में नहीं डाल सकते हो। मेलामिन, डिनर सेट बनाने में, अन्य घरेलू बर्तन बनाने में। बेकेलाइट, ये फिनॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बेकेलाइट किसका बहुलक है। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इतना तो याद रखो। बैक, बैक का मतलब पीछे, पीछे क्या, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड। पीछे फॉर्म, फॉर्म का मतलब सीधी सी बात है पीछे फॉर्म भरना आवश्यक है, ऐसे याद रख लो। तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, मतलब बेकेलाइट शब्द में दो ही फ है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, इसका बहुलक होता है। अतः फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी कहते हैं इसको। इसका उपयोग टीवी, रेडियो, कंप्यूटर बाहरी आवरण बनाने में, ये मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट किसका बहुलक है, बेकेलाइट बहुलक है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल का। नाइलॉन, अब देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि नाइलॉन की खोज का एक बार प्रश्न बना हुआ कि नाइलॉन की खोज किसने की, तो नाइलॉन की खोज की थी वॉलेस कैर्थर्स ने, वॉलेस कैर्थर्स ने की थी, 1930 में की थी, और ये कहां के थे, अमेरिका के थे। नाइलॉन न्यूयॉर्क, लंदन, इसके नाम से देखो, न्यूयॉर्क और लंदन दोनों के नाम से पड़ा है नाइलॉन इसका। यह प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम मानव निर्मित संश्लेषित रेशा कौन सा था, नाइलॉन, और ये पॉलीएमाइड तंतु है। ये किसका बहुलक है, पॉलीएमाइड का, पॉलीएमाइड का क्या है, बहुलक है। यह एडिपिक एसिड तथा हेक्सामेथाइल डाइएमीन का बहुलक है। तो ये पॉलीएमाइड किससे बना है, एक तो बना है एडेपिक अम्ल से, एडेपिक अम्ल, और इसी के साथ बना है हेक्सा, इसी कारण देखो आप पढ़ोगे नाइलॉन 6 तो हेक्सा शब्द के कारण 6, हेक्सा मैथाइलिन डाइएमीन, इसका क्या होता है, ये बहुलक होता है। नाइलॉन का प्रयोग कहां होता है, मछलियों पकड़ने वाले जाल में, क्लाइंबिंग रोप में, ऊपर चढ़ने वाली जो रस्सियां होती है, क्लोथिंग में, इन कपड़ों में, जुराबों में, एज ए प्लास्टिक फॉर मेडिसिन, मेडिसिन मशीन में, इन मशीनों के पार्ट बनाने में इनमें उपयोग होता है। पॉलिस्टर, देखो एस्टर, पॉलीएस्टर मतलब एस्टर का बहुलक है। इस समूह का एक एग्जांपल टेरिलीन भी है, यह टरपथेलिक एसिड एवं एथाइलिन ग्लाइकोल का बहुलक है। तो पॉलिस्टर किसका बहुलक है, टरपथेलिक है, टरपथेलिक अम्ल
और एथाइलिन ग्लाइकोल, इनका क्या है, बहुलक है। टरफ्थैलिक एसिड और एथाइलिन ग्लाइकोल का है। यह टेरिलीन मशीन के टेक्सटाइल क्लोथ, मतलब कपड़े बनाने की मशीनों में, साड़ियों में, ड्रेस मटेरियल में, पर्दे में, कहते हैं ना क्लोथ पॉलिस्टर का कपड़ा है, तो ये कपड़े बनाने में। एक और थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लगी इसलिए मैंने इसको शामिल किया। ऑर्लोन और कॉटन मिलकर, यानी नेचुरल फाइबर है कॉटन, प्राकृतिक रेशा है। ऑर्लोन और रेशा मतलब जो कॉटन है उसको मिलाकर टेरिकोट बनाते हैं। तो एग्जाम में आया हुआ टेरिकोट किसका मिश्रण है, तो कॉटन और साथ में क्या मिलाते हैं, ऑर्लोन। तो टेरिकोट का उपयोग कहां, शर्ट ट्राउजर्स वगैरह बनाने में। टेरिलीन का उपयोग, ये तो टेरिलीन था, पॉलिस्टर ही है एक प्रकार का। तो वाटर हाउसेज फॉर फायर फाइटिंग ऑपरेशंस, तो ये जो जल के घर बनाते हैं आग को रोकने के लिए, तो उस प्रकार से इसका उपयोग होता है। अब है रबर। देखो रबर को भी अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक, और दूसरा अपन बांट सकते हैं कृत्रिम या संश्लेषित रबर। और रबर जो होता है प्राकृतिक रूप से जो होता है रबर, वो हीविया हेविया ब्रेसिकस नामक पादप होता है, उस पादप से प्राप्त होता है, उसका दूध निकलता है, उस दूध से रबड़ बनता है। लेकिन ये रबड़ इतना मजबूत नहीं होता है। तो फिर क्या करते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित रबर, उसमें ये थोड़ा मजबूत होता है, प्रत्यास्थता के गुण अधिक होते हैं, इसलिए कृत्रिम या संश्लेषित जो रबर होता है वो अच्छा होता है। तो प्राकृतिक रबर की बात कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक रबर में, अच्छा रबर का जो प्राकृतिक रबर है वो किसका बहुलक होता है, एग्जाम में आया हुआ है। तो हीविया ब्रेसिकस के जो प्लांट्स होता है उसके दूध से बनता है। और ये किसका बहुलक होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। एग्जाम में आया हुआ है रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। ये आइसोप्रीन है, इसके बहुलकीकरण यानी पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, पॉली आइसोप्रीन या फिर प्राकृतिक रबर। एग्जाम में सीधा आता है रबर या प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला है रबर को प्रत्यास्थता के गुण बढ़ाने के लिए, तन्यता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, वल्कनीकरण। तो प्राकृतिक रबर होता है, प्राकृतिक रबर को उच्च ताप पर, और तापमान कितना होता है, लगभग 415 इतना केल्विन तक, इसको गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद में इसमें मिलाते हैं सल्फर, तो क्या बनते हैं, वल्कनीकृत रबर। और ये रबर क्या होता है, अच्छा प्रत्यास्थ रबर होता है। तो प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर नरम और कम तापमान पर भंगुर होता है। उस तापमान पर तो नरम हो जाता है, और जैसे ही तापमान कम करते हैं तो भंगुर प्रकृति टूट जाता है। इसलिए क्या करते हैं, प्रत्यास्थता का इसमें गुण कम होता है, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, वल्कनीकरण किया जाता है। और वल्कनीकरण के लिए क्या होता है, सल्फर के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। और तापमान कितना होता है, 373 से 415 केल्विन तक, ठीक है। और ये पहली बार किसने किया था, चार्ल्स गुडियर ने, चार्ल्स गुडियर ने किया था। तो सल्फर के साथ वल्कनीकृत किया जाता है प्राकृतिक रबर, जिसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, तन्यता की क्षमता कम होती, भंगुर प्रकृति का होता है। तो इसमें तन्यता, प्रत्यास्थता और भंगुरता को कम करने के लिए, प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए और तन्यता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं और सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। तो जो रबर होता है वो एकदम वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है। और इस रबर की खासियत क्या होती है, ये अधिक कठोर, प्राकृतिक रबर की तुलना में अधिक कठोर बन जाता है। फिर संश्लेषित रबर, मतलब मानव जो रबर बना रहा है वो संश्लेषित रबर है। संश्लेषित रबर वल्कनीकृत विधि द्वारा बनाई गई रबर की तरह ही होता है। इस रबर में क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण बहुत ही अधिक होता है, इसकी लंबाई से दुगुनी तक खींचा जा सकता है, और बल हटाने पर यह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। यानी प्रत्यास्थता का गुण बहुत अधिक होता है संश्लेषित रबरों में। कि कौन कौन से, देखो नियोप्रीन, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में आ सकता है कि नियोप्रीन क्या है, तो रबर है पहली चीज। दूसरी चीज, नियोप्रीन किसका बहुलक है, तो क्लोरोप्रीन का बहुलक है। तो नियोप्रीन किसका बहुलक है, क्लोरोप्रीन का बहुलकीकरण करने से क्या प्राप्त होता है, नियोप्रीन। इसका उपयोग कहां होता है, वाहन पट्टे, जो भी गाड़ियां वगैरह होती है उसमें जो बेल्ट बनते हैं वो नियोप्रीन से बनते हैं, और गैसकेट में किया जाता है।
फिर अपन बढ़ते हैं ब्यूना एन और ब्यूना एस। देखो ब्यूना, फिर एन और एस। एन और एस कोई फर्क नहीं है, ये नाम दिया गया है एक्रिलोनाइट्राइल और स्टाइरिन से। यदि एस है मतलब स्टाइरिन का बहुलक है, और एन है तो एक्रिलोनाइट्राइल का है, एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। तो क्या है, देखो ब्यूना एन है, एन का मतलब एक्रिलोनाइट्राइल। तो देखो एक ये भी चीज ध्यान रखना, संश्लेषित रबर किसका बहुलक है। यदि ऐसा सामान्य से प्रश्न आ जाए, संश्लेषित रबर या कृत्रिम रबर किसका बहुलक है, तो ध्यान रखना 1,3-ब्यूटाडाइईन का, 1,3-ब्यूटाडाइईन का, 1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलक है। अब यदि 1,3-ब्यूटाडाइईन में यदि आप एक्रिलोनाइट्राइल डाल रहे हो तो ब्यूना एन बनेगा, और 1,3-ब्यूटाडाइईन में आप स्टाइरिन डाल रहे हो तो ब्यूना एस बनेगा। बस यानी फंडे में इतना सा ध्यान रखो, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, संश्लेषित रबर 1,3-ब्यूटाडाइईन का बहुलक है, यदि एक्रिलोनाइट्राइल मिलाया है तो ब्यूना एन, स्टाइरिन मिलाया है तो ब्यूना एस। तो देखो ब्यूना एन का निर्माण 1,3-ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल के परोक्साइड उत्प्रेरक, यहां पर होगा ध्यान रखना H2O2, यानी हाइड्रोजन परोक्साइड जैसे जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, उसका उपयोग लिया जाता है और फिर क्या कहते हैं, बहुलकीकरण किया जाता है। तो क्या बनता है, ब्यूना एन, यानी एक्रिलोनाइट्राइल से बना है इसलिए ब्यूना एन। उसका उपयोग कहां, वायुयान के पुर्जे, ईंधन टैंक एवं ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाने में किया जाता है। और ब्यूना एस में मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं करना है, स्टाइरिन जोड़ दो 1,3-ब्यूटाडाइईन के साथ में स्टाइरिन, यानी बेंजीन समूह के साथ में जब बहुलीकरण होता है तो क्या होता है, ब्यूना एस प्राप्त होता है। और इसका उपयोग टायर, ट्यूब, रबर, सोल इत्यादि बनाने में किया जाता है। अब आता है अगला टॉपिक, साबुन और अपमार्जक। देखो मैंने आपको बताया बहुलक कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। बहुलक में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, बहुलक वाले एक बार वापस देख लो। बहुलक की बात करते हैं, सबसे पहले बहुलक क्या होता है, तो एकलक इकाइयों से मिलकर बना होता है, मोनोमर कहलाता है। एकलक इकाइयां मिलकर क्या बनाते हैं, वृत्त अणु बनाते हैं, और यही बहुलक कहलाता है। बहुलक स्रोत के आधार पर प्राकृतिक, अर्धसंश्लेषित और संश्लेषित। प्राकृतिक प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, अर्धसंश्लेषित मिलते तो प्रकृति से हैं लेकिन उसका परिमार्जन किया जाता है, और संश्लेषित मानव द्वारा तैयार किए जाते हैं। फिर अपन बात करें ताप के आधार पर, तो ताप दृढ़ और ताप सुगम्य, यानी थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक या ताप सुगम्य, तो ताप को सहन करने के बाद गल जाते हैं और ताप हटाने पर वापस कठोर हो जाते हैं। और ताप दृढ़, एक बार सांचे में डाल दो, बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते, थर्मोसेटिंग कहलाते हैं, यानी थर्मो या फिर कह सकते हैं आप ताप दृढ़ कहलाते हैं। जैसे आप कहते हैं, अपन कह सकते हैं बेकेलाइट हो गया, तो वो सारे हो गए किसके, ताप से। फिर अपन एक बार और देखें चीज, हाँ शाखाओं के आधार पर, तो रेखिक हो गया, संरचना के आधार रेखिक बहुलक हो गया, शाखित बहुलक हो गया, और तीसरा हो गया तिर्यकबद्ध बहुलक हो गया। फिर अपन देखा विभिन्न प्रकार के बहुलक, पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन एथीन का, पीवीसी वाइनिल क्लोराइड का, पॉलीप्रोपिलीन यानी प्रोपीन का, स्टाइरिन का बहुलक हो गया, पॉलिस्टर का हो गया। इस मतलब कोई हार्ड चीज नहीं है। ब्यूना एन, सल्फर का वल्कनीकरण, सल्फर मतलब कह सकते हैं रबर का वल्कनीकरण सल्फर की उपस्थिति में होता है। तो ये थोड़े मोटे मोटे तौर से आप बहुलक के बारे में ध्यान रखना, यहीं से एग्जाम पुटअप होते हैं। ये बहुलक किसका होता है, किसका नहीं होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे बेकेलाइट किसका बहुलक है ना, बेकेलाइट किसका होता है, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का। तो ये मोटे मोटे तौर से आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है। चलिए अब अपन पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक। सामान्य तौर से सबके घरों में उपयोग होता है साबुन और अपमार्जक। तो सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, कैसे काम करते हैं। पहला अपन लेते हैं साबुन। तो मैं ऐसा मानता हूं कि पहले अपने दिमाग में फ्रेम सेट कर लो कि मुझे कहां तक क्या ध्यान रखना है। तो साबुन के बारे में सीधी चीज, उच्च वसीय अम्लों के क्या होते हैं, सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जबकि ये जो अपमार्जक होते हैं, ये सोडियम एवं पोटेशियम के सल्फोनेट लवण होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखो।
दूसरी चीज ये ध्यान रखो कि साबुन क्या होते हैं, जल में झाग देते हैं लेकिन कठोर जल में झाग नहीं देते हैं। तो साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते, जबकि ये कठोर जल में झाग देते हैं। साबुन की बात क्या होती है, जैव निम्नीकृत होते हैं, मतलब प्रकृति को इतना नुकसान नहीं करते हैं, बायोमैग्निफिकेंट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल का मतलब सीधी सी बात ये होती है कि एक बार जब ये आपने यूज ले लिया साबुन को तो पानी में चला गया माना कि, अब वो जीवाणुओं द्वारा नष्ट किया जा सकता है साबुन, लेकिन ये अपमार्जक अजैव निम्नीकृत होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसका मतलब ये प्रकृति में नष्ट नहीं होते, जीवाणु द्वारा नष्ट नहीं किए जा सकते। फिर कठोर जल में झाग क्यों नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, ये जैसे ही कठोर जल में झाग देंगे, झाग देने पर रोकेगा कौन, क्योंकि कठोर जल में होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम की अशुद्धियां, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की अशुद्धियां होती है, और ये अशुद्धियां इस सोडियम और पोटेशियम को हटा देगी और स्वयं आके साबुन के चिपक जाएगी, और साबुन अब घुलेगा नहीं, एक जो भी उसका होगा एक अविलय घोल बना देगा, मतलब खुद घुलेगा ही नहीं साबुन, और साबुन घुलेगा नहीं तो झाग बनेगा नहीं। तो मोटे तौर से आप मेन चीजें ये ध्यान रखिएगा कि साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, कठोर जल में झाग नहीं देते हैं, जैव निम्नीकृत होते हैं, और बहुत सारे अंतर है, एक बार देखते हैं इनको। और ये भी सुन लो, जो साबुन होते हैं इनमें खास बात क्या है, देखो साबुन साबुन की खास बात क्या, ये वसीय अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, सल्फोनिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें COONA समूह होता है, देखो इसमें COONA समूह होता है, जबकि उसमें क्या होता है, SO3Na समूह होता है, और इसमें R जोड़ सकते हो आप, R का मतलब हाइड्रोकार्बन समूह, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से निर्मित होते हैं। तो इसमें क्या होता है, RCOONA समूह होता है, जबकि इसमें होता है RSO3Na, यानी सोडियम के सल्फोनेट लवण होते हैं, जबकि ये सोडियम और पोटेशियम के क्या होते हैं, सीधे ही लवण होते हैं। ये कठोर जल में झाग नहीं देते, क्यों, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अशुद्धियां होती है, और ये अशुद्धियां क्या करती है, सोडियम और पोटेशियम को विस्थापित कर देगी, यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम इसको विस्थापित कर देगा। अब जैसे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम यहां जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद क्या करेगा, इस पूरे के पूरे जो साबुन होगा उसको अविलय बना देगा, घुलने वाला नहीं बनाएगा, नहीं घुलेगा ही नहीं, घुलेगा नहीं तो झाग चढ़ेंगे नहीं, इसलिए कठोर जल में झाग नहीं देते। ये पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं, मतलब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते, ऊनी कपड़ों से इतना अच्छा मेल नहीं निकाल सकते। ये त्वचा के लिए हानिप्रद होते हैं, ये जल में घुलने में समय लेते हैं। उदाहरण सोडियम, अच्छा साबुन के एग्जाम्पल कौन कौन से मेटेरियल से साबुन बनते हैं, तो सोडियम स्टीरिएट और सोडियम पामिटेट, ये दो साबुनों के नाम है, ध्यान रखना। उच्च वसीय अम्ल है सोडियम स्टीरिएट और पोटेशियम पामिटेट, ये क्या उच्च वसीय अम्लों के लवण होते हैं, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पामिटेट। यहां देखो सल्फोनेट अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, और SO3Na समूह होता है, कठोर जल में झाग देते हैं। साखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अभिकर्मक जैव अनअपघटीय होते हैं, ये क्या मतलब, जैव अनअपघटीय होते हैं, बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं। ऊनी कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं, त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं होते हैं, जल में घुलने में समय नहीं लगाते हैं। और उदाहरण सोडियम लोरिल सल्फेट, कई बार एग्जाम आ चुका, निम्न में से कौन सा अपमार्जक का उदाहरण है, तो ये दे देंगे और ये दे देंगे, तो सोडियम लोरिल सल्फेट और सोडियम डोडेकिल बेंजीन, सोडियम डोडेकिल बेंजीन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखो साबुन कैसे बनता है, देखो साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है साबुनीकरण, साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है साबुनीकरण। इस साबुनीकरण में क्या होता है, देखो सोडियम और पोटेशियम लवण, सोडियम और पोटेशियम यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन। तो करते क्या है, उच्च वसीय अम्लों को लेते हैं, उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं, यानी कास्टिक सोडे की, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा,
इस कास्टिक सोडे की क्रिया होती है जब वश्य अम्लों के साथ में, तो क्या बन जाता है, यहां पर ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लवण बन जाता है, सॉरी सोडियम का लवण बनता है, सोडियम का लवण बनता है और साथ में बनता है ग्लिसरीन। तो आपसे पूछ ले साबुन में कौन सा पदार्थ अन्य रूप में बनता है, तो ग्लिसरीन। साबुन बनने के साथ साथ में ग्लिसरीन तो बनेगा ही बनेगा, ये भी ध्यान रखना। अब जो साबुन बना है ना, ये जो सोडियम लवण वाला बना है, ये थोड़ा क्या होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसमें नमक मिला जाता है और नमक मिलाने से क्या होता है, कठोर बन जाता है। तो देखो सोडियम स्टीरिएट और सोडियम पोटेशियम पामिटेट ये साबुन के एग्जाम्पल है। तो उच्च वसीय अम्ल या तेल में जब सार यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो ग्लिसरीन बनता है और साथ में साबुन बनता है। इसको आप कह सकते हैं RCOOH। C17H35 को आप RCOH R कह सकते हैं और COOH वापस लिख दिया। देखो एक बार मैं इसको पूरा आपको बता देता हूं। माना कि RCOOH ये कैसा है, उच्च वसीय अम्ल है, उच्च वसीय अम्ल है। इसके साथ क्रिया करवाई आपने NaOH की। अब क्या बनेगा, देखो ये Na प्लस OH माइनस, ये R प्लस कह सकते हो। ये Na इस CO माइनस के साथ क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, RCOOH को हटाएगा और क्या खुद आएगा, यानी Na Na बन जाएगा प्लस, प्लस ले लो, यदि प्लस नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। ये क्या बन गया, सोडियम एवं सोडियम का लवण, सोडियम के उच्च वसीय लवण या उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण, या तो सोडियम लवण वाला साबुन बन गया। अब साथ में देखो ये HOH है और साथ में H है, तो क्या बनेगा, इनसे मिलाकर क्या बन जाएगा, और कार्बन का कुछ कार्बन का हिस्सा लेकर क्या बना देंगे, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल बन जाएगा। अब देखो ये जो ग्लिसरॉल एक्स्ट्रा में बचा है, यदि कोई पारदर्शी साबुन, जैसे आप कहते हो पियर्स, ये जो पारदर्शी साबुन होते हैं वो ग्लिसरॉल से बनते हैं। पारदर्शी साबुन किससे बनते हैं, ग्लिसरॉल से बनते हैं। तो ये मोटे तौर से ध्यान रखना। ये भी ध्यान रखना साबुन को कठोर बनाने के लिए इसमें नमक मिला जाता है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर से आपको ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम्पल, और साथ में जल भी बनता है। सोडियम डोडोसिल सल्फेट ये किसका एग्जाम्पल है, अपमार्जक का एग्जाम्पल है, यानी डिटर्जेंट का एग्जाम्पल है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें, उससे पहले आप सुन लो कि साबुन सफाई कैसे करता है। सफाई करने के लिए साबुन एक अणु बनाता है, उसे बोलते हैं मिशेल अणु। एग्जाम में पूछा हुआ है कि मिशेल अणु किससे संबंधित है, तो साबुन की सफाई से संबंधित है। ये मिशेल अणु कैसे बनता है, आपने पढ़ा होगा, RCOONA Na प्लस CO माइनस, ठीक है जी। अब ये जो श्रृंखला है ये कहलाती है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। और इसका आगे वाला भाग ये होता है आवेशित भाग। अब इसको यदि अपन देखें तो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को इस तरह से लिख सकते हो और आवेशित भाग को इस प्रकार से लिख सकते हो। यहां हो गया Na प्लस और यहां हो गया COO माइनस RCO माइनस। अब इस प्रकार की श्रृंखलाओं का निर्माण होता है और पूरा का पूरा जो गंदगी होती है, गंदगी का मतलब तेल तेल वगैरह जो गंदगी होती है, ये गंदगी क्या होती है, अविलयशील होती, पानी में नहीं घुलती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन में घुलती है। इस हाइड्रोकार्बन में घुलती है, RCOO माइनस में घुलती है। तो क्या होता है, इस गंदगी के चारों ओर ये जो श्रृंखला बनती है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला और आयनिक भाग, इसके चारों ओर घेरा बनाते हैं। इस घेरे को ही क्या बोलते हैं, मिशेल। और ये अणु का निर्माण होता है, उस अणु को बोलते हैं मिशेल अणु। अब देखो कैसे काम करता है ये। माना कि ये तेल की बूंद है, तेल की बूंद जल में घुले नहीं, लेकिन ये जो धन आयनिक भाग है ये जल से प्यार करता है, इसलिए ये जल स्नेही भाग हो गया, जल स्नेही या जल रागी भाग। मतलब जल से स्नेह करता है, जल की ओर आकर्षित होता है, इसलिए ये वाला भाग जल की तरफ पानी के अंदर चला गया। लेकिन ये हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये पांच वाला भाग है, ये कौन सी है, किससे बना है, हाइड्रोकार्बन से बना है।
ये हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ है वो इस गंदगी के चारों ओर क्या करेगी, घेरा बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये पानी से भाग रही है। पानी से जल स्नेही है, वो कौन सा आयनिक भाग होता है। और ये कैसा होता है, जो हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला भाग है ये जल रागी, जल विरागी भाग है। विरागी का मतलब होता है जल विरोधी भाग, जल से भागने वाला भाग। और इस गंदगी के चारों ओर एक गुच्छा बना देते हैं। माना कि ये देखो गंदगी है कोई, ये कोई गंदगी यानी तेल की बूंद है, इसके चारों ओर ये जो मिशेल के अणु है, ये चारों ओर एक अणु बनाते हैं, ये मिशेल की संरचना बनाते हैं। और मिशेल की संरचना में होता है हाइड्रोकार्बन पुंछ और गिरवा भाग यानी आवेशित भाग, जो जल से स्नेह करता है और ये जल से विरोध करता है, लेकिन तेल से प्रेम करता है हाइड्रोकार्बन। और ये तेल इस जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है इसमें घुल जाता है, और जैसे ही आप इस कपड़े को रगड़ते हो तो मेल बाहर निकल आता है। तो ये मिशेल अणु के कारण ही क्या होता है, किसी भी कपड़े की सफाई होती है, साबुन उस तरह से काम करता है। अब कुछ एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं। सबसे पहला है, निम्न में से कौन सा संश्लेषित रेशा है, आर्टिफिशियली फाइबर है। संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो रेयन या कपास। देखो कपास तो प्राकृतिक रेशा है, लेकिन रेयन कैसा है, संश्लेषित रेशा है। दूसरा नाइलॉन बिल्कुल संश्लेषित रेशा है। पॉलिस्टर संश्लेषित रेशा है, लेकिन जूट ये कैसा है, प्राकृतिक रेशा है। इसमें तीसरा है रेयन, नाइलॉन और पॉलिस्टर, ये तीनों के तीनों संश्लेषित रेशे हैं। तो इसका आंसर हो गया तीसरा। अगला, रबर में वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु कौन सा, सल्फर अधातु होता है। तो इसमें एग्जाम्पल का हो गया सल्फर। सल्फर कैसा होता है, देखो प्राकृतिक रबर होता है, उस प्राकृतिक रबर को 415 केल्विन पर गर्म करते हैं और सल्फर की उपस्थिति में तो वल्कनीकृत रबर प्राप्त होता है। एक ये भी ध्यान रखना, सबसे अच्छा वल्कनीकृत रबर कौन सा, भी बताएंगे। बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने के लिए कौन से बहुलक का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जो ग्लास यानी कांच होता है उसमें कौन से बहुलक का उपयोग लेते हैं। तो ध्यान रखना, ग्लिप्टल का नहीं लेते हैं, PMMA का। ये क्या होता है, पॉली, हिंदी में लिख लेते हैं पॉली मिथाइल मैथ एक्रिलेट। इसका उपयोग लिया जाता है किसमें, बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए। टेफ्लॉन वही जो नॉन स्टिक बर्तनों में। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोसेटिंग यानी ताप दृढ़ बहुलक है, यानी एक बार सांचे में डाल दिया बार बार परिवर्तन नहीं कर सकते। टेरिलीन, पॉलिस्ट्रीन, बेकेलाइट और नियोप्रीन। नियोप्रीन कैसा है, रबर है। पॉलिस्ट्रीन नहीं है, टेरिलीन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया बेकेलाइट। इबोनाइट किस प्रकार का रबर है, इबोनाइट ध्यान रखना अत्यधिक वल्कनीकृत रबर है। बहुत ही अधिक जब रबर को वल्कनीकृत कर देते हैं तो इबोनाइट रबर प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है, बेकेलाइट नहीं, रेशम बिल्कुल, सिल्क या रेशम एक प्राकृतिक बहुलक है, केवलर नहीं है, लेक्सोन नहीं है, तो इसका आंसर हो गया सिल्क या रेशम। अगला, निम्न को मिलान कीजिए। पहला है रेयन क्या चीज है, नाइलॉन क्या चीज है, ताप दृढ़ प्लास्टिक क्या और पीवीसी क्या है। तो ध्यान रखना रेयन क्या है, रेयन होता है कपड़े बनाने में, नाइलॉन कृत्रिम रेशा, ताप दृढ़ प्लास्टिक ये हो गया, पीवीसी हो गया पाइपलाइन। अब देख लो डी, बी, ए और सी, ये रहा डी, बी, ए और सी, ये इसका आंसर हो गया। फिर है लकड़ी के गुदे या वुल पल्प में रासायनिक उपचार के माध्यम से कौन सा रेशा बनता है, कौन सा फाइबर बनता है, कौन सा तंतु बनता है। तो ध्यान रखना रेयन बनता है। रेयन क्या होता है, कागज की लुगदी, कागज की लुगदी, इसको उपचारित करके क्या बनता है, रेयन बनता है। इस कागज की लुगदी को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद H2SO4 में डालते हैं और फिर इसमें गैस चलाते हैं H2S, इसलिए एक सुनहरे रेशे की प्राप्ति होती है। और ये सुनहरे रेशे क्या होते हैं, रेयन होते हैं। फिर जैव निम्नीकरण बहुलक कौन सा यानी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से हैं। तो नाइलॉन 6 तो नहीं है क्योंकि संश्लेषित रेशा है। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 बिल्कुल, नाइलॉन 6 भी नहीं है, ब्यूना एस भी नहीं। तो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 कैसा है, जैव निम्नीकरण बहुलक है। तो ये तो हुआ अपना बहुलक और साबुन और अपमार्जक वाला चैप्टर।
आप इसको एक बार वापस देखिएगा, ढंग से देखिएगा, समझ में आएगा आपको, क्योंकि बहुत सरल चैप्टर है। एक बार आपके दिमाग में सेटअप हो गया तो ये कभी भूलोगे नहीं आप। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।